भारतीय इतिहास के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को माध्यम बनाकर किस तरह से हमारे अपने लोगों पर असहनीय अत्याचार किए थे। तरह तरह के कर लगाकर लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर करना, राजघरानों से उनकी ताकत छीन लेना, सामाजिक और धार्मिक स्थिति को बदलने की कोशिश करना। उनकी दमनकारी और विस्तारवादी रणनीति ने भारतीय लोगों को मजबूर कर दिया था कि वो शस्त्र उठाकर विद्रोह करें। 1757 में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला को हराने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का आगाज होता है और अंग्रेजों के अत्याचार की नींव पड़ती है और यहाँ से ही इनकी दमनकारी राजनीति की भी शुरुआत होती है। अंग्रेजों के भारत आने के बाद सबसे पहला विद्रोह सन 1764 में हुआ। दोस्तों, हुआ यूं कि अंग्रेजों ने अपने फौज के नियम में बदलाव कर दिया, जिसका खुलकर थल सेना ने विरोध किया और यह विरोध देखते ही देखते विद्रोह में तब्दील हो गया। थल सेना के मेजर मुनरो ने ब्रिटिश सेना पर आक्रमण कर दिया। दोनों तरफ से युद्ध घमासान हुआ, पर ब्रिटिश सेना के दम पर इसे दबा दिया गया और जितने भी विद्रोही हाथ लगे उनको तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया। दोस्तों, इसके बाद अगले 90 सालों तक जगह जगह बहुत से छोटे बड़े विद्रोह हुए, पर 1857 के विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जड़ से उखाड़ दिया और आज़ाद भारत बनने के कदम में पहले स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ। 18वीं सदी की शुरुआत तक अंग्रेजों ने भारत के कई हिस्सों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। भारत के आम नागरिकों को गुलाम जैसी जिंदगी जीने पर विवश कर दिया था। भारत के संसाधनों पर अधिकार कर उनको समुद्र के रास्ते इंग्लैंड भेजने लगे। यहाँ की रियासतों पर अपना अधिकार कर लिया। स्थानीय लोगों पर कोड़े बरसाए जाने लगे। महिलाओं का यौन शोषण होने लगा। ईसाई मिशनरी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुली छूट दे दी और कानून बना दिया कि जो भी ईसाई धर्म को अपनाता है उसको पुरखों की भूमि और उत्तराधिकार का अधिकार पहले जैसे सुरक्षित होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के इन हरकतों की वजह से भारतीय लोगों को समझ आने लगा कि ये अंग्रेज उनकी धार्मिक और सामाजिक स्थिति को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीयों का आर्थिक शोषण था। कंपनी की नीतियों ने भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। इन नीतियों के कारण बहुत से किसान, कारीगर, श्रमिक और कलाकार कंगाल हो गए। इनके साथ साथ जमींदारों और बड़े किसानों की स्थिति भी बदतर हो गई। सन 1813 में कंपनी ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपना ली। इसके अंतर्गत ब्रिटेन के व्यापारियों को आयात करने की पूरी छूट मिल गई। परंपरागत तकनीक से बनी हुई भारतीय वस्तुएं इसके सामने टिक नहीं सकी और भारतीय शहरी हस्तशिल्प व्यापार को अकल्पनीय क्षति हुई। रेल सेवा आने के साथ ग्रामीण क्षेत्र के लघु उद्यम भी नष्ट हो गए। रेल सेवा ने ब्रिटेन के व्यापारियों को दूर दराज के गांवों तक पहुंचती थी। सबसे अधिक क्षति कपड़ा उद्योग यानी कपास और रेशम को हुई। इसके साथ लोहा व्यापार, बर्तन, कांच, कागज, धातु, बंदूक, जहाज और रंगरेजी के उद्योगों को भी बहुत सी क्षति हुई। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन और यूरोप में आयात कर अनेक रोगों के चलते भारतीय निर्यात समाप्त हो गया। पारंपरिक उद्योगों के नष्ट होने के साथ साथ आधुनिक उद्योगों का विकास न होने के कारण यह स्थिति और भी विषम हो गई। साधारण जनता के पास खेती के अलावा और कोई साधन नहीं बचा। दूसरी तरफ खेती करने वाले किसानों की हालत भी खराब थी। ब्रिटेन शासन के प्रारंभ में किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया, जिन्होंने लगान को बहुत बढ़ा दिया और बेगार तथा अन्य तरीकों से किसानों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया। कंपनी ने खेती के सुधार पर बहुत कम खर्च किया और अधिकतर लगान कंपनी के खर्चों को पूरा करने में प्रयोग होता था। फसल के खराब होने की दशा में किसानों को साहूकार अधिक ब्याज पर कर्ज देते थे और अनपढ़ किसानों को कई तरीकों से ठगते थे। इसके अलावा ब्रिटेन कानून व्यवस्था के अंतर्गत भूमि हस्तांतरण वैध हो जाने के कारण किसानों को अपनी भूमि से भी हाथ धोना पड़ता था। इन समस्याओं के कारण समाज के हर वर्ग में असंतोष की स्थिति पैदा होने लगी। सन 1848 और 1856 के बीच लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कानून को लागू कर दिया,
इस कानून के अनुसार यदि किसी भी क्षेत्र का राजा निसंतान मर जाता है या शासक कंपनी की दृष्टि में अयोग्य साबित होती है तो उस राज्य या क्षेत्र पर कंपनी का अधिकार हो जाएगा। इस कानून के सिद्धांत पर कार्य करते हुए लॉर्ड डलहौजी और उसके उत्तराधिकार लॉर्ड कैनिंग ने सतारा, नागपुर, झांसी, अवध को अपनी कंपनी के शासन में मिला लिया। कंपनी द्वारा तोड़ी गई संधियों और वादों के कारण कंपनी की राजनैतिक विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लग चुका था। सन 1849 में लॉर्ड डलहौजी की घोषणा के अनुसार बहादुर शाह के उत्तराधिकारी को ऐतिहासिक लाल किला छोड़ना पड़ेगा और शहर के बाहर जाना होगा। सन 1856 में लॉर्ड कैनिंग की घोषणा की बहादुर शाह के उत्तराधिकार राजा नहीं कहलाएंगे। इस घोषणा ने मुगलों को भी कंपनी के विद्रोह में खड़ा कर दिया। 1857 विद्रोह का प्रारंभ एनफील्ड बंदूक की वजह से हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी सिपाहियों को पैंटम 1853 एनफील्ड बंदूक दी गई, जो कि 0.577 कैलिबर की बंदूक थी। ये बंदूक काफ़ी पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही ब्राउन बैस के मुकाबले काफ़ी शक्तिशाली और अचूक थी। नई बंदूक में गोली दागने की आधुनिक प्रणाली प्रिक्शन कैप का प्रयोग किया गया था, परंतु बंदूक में गोली भरने की प्रक्रिया पुरानी थी। नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिए कारतूस को दांतों से काट कर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में भरकर कारतूस को डालना पड़ता था। कारतूस की बाहरी आवरण में चर्बी होती थी जो कि उसे पानी की सीलन से बचाती थी। विद्रोह की शुरुआत होने से कई महीनों पहले तनाव जैसा माहौल बन गया था। 24 जनवरी 1857 को कलकत्ता के आसपास बहुत सी आगजनी की घटनाएं हुई। 29 मार्च 1857 की बात है जब अंग्रेजों के बैरकपुर परेड ग्राउंड के निकट मंगल पांडे ने रेजिमेंट के अफसर के ऊपर हमला बोल दिया और अफसर को घायल कर दिया। अंग्रेजों के जनरल ने जमादार ईश्वरी प्रसाद को मंगल पांडे की गिरफ्तारी का आदेश दिया, पर जमींदार ने मना कर दिया। जमींदार के साथ साथ सारी रेजिमेंट ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। मंगल पांडे ने अपने साथियों को खुलेआम विद्रोह करने के लिए कहा, पर किसी के ना मानने पर उन्होंने अपनी बंदूक से अपना प्राण लेने की कोशिश की, पर वे इस प्रयास में केवल घायल हुए। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को फांसी देने की वजह से सिपाहियों में हीन भावना आ गई और उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी छोटी झड़पों और आगजनी से हुआ था, परंतु जनवरी महीने तक इसने एक बड़ा रूप ले लिया। आपको दोस्तों शायद पता ना हो, दिल्ली चलो का मशहूर नारा सर्वप्रथम मेरठ से शुरू हुआ था। इस नारे के बाद किसान और सैनिक का झुंड दिल्ली की तरफ कूच कर गया और विद्रोह भारत के कई हिस्सों में पहुंच गया। विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ हुआ और पूरे भारत पर ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष शासन आरंभ हो गया, जो कि अगले 90 वर्षों तक चला। ब्रिटिश शासन आने के बाद पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को मिलाकर भारतीय साम्राज्य बनाया गया। जिन क्षेत्रों को कंपनी ने लूटा था उनमें से कुछ को स्थानीय राजाओं को लौटा दिया गया, जबकि कईयों को ब्रिटिश ताज द्वारा जब्त कर लिया गया। तो दोस्तों ये